हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अमित अमित कुमार, करंट अफेयर्स फैकल्टी। और स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार करंट अफेयर्स का लाइव सेशन लेके आया हूं। और आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस होंगे और एक सेशन में 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। और 10 क्वेश्चंस को इलेबोरेट भी करना होता है। और इस प्लेटफॉर्म पे, स्क्वाड डेस्क के प्लेटफॉर्म पे, आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स के जितने भी सारे वीडियोस हैं और पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के द्वारा, फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड हुआ जा रहा है। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करंट अफेयर्स को लेकर है। तो यानी बिहार एसएससी जो एग्जामिनेशन जो टारगेट, जो जिस एग्जाम को हम लोग फोकस किए हुए हैं, टारगेट किए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड जो इस उस एग्जाम में जो भी सिलेबस है जिस भी सब्जेक्ट का, ठीक है, बट करंट अफेयर्स का आपका एमसीक्यू 6 से 7 महीने का क्लियर होना चाहिए। और वो यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। और पर्टिकुलर टॉपिक भी होगा, ठीक है, बट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक का भी एमसीक्यूज होगा। एमसीक्यू वाइज क्लासेस भी होंगे और टॉपिक वाइज सेशन भी होगा, क्लासेस भी होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एमसीक्यू और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो यहाँ पे आपको कराया जाएगा इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, विच कंट्री, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है। विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है इहांग EH216S। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस कंट्री के द्वारा अप्रूव किया गया है कि विश्व का पहला एयर टैक्सी जो एक कंट्री के कंपनी के द्वारा बनाया गया है और उस कंट्री के द्वारा अप्रूव किया गया है। उस कंट्री की पर्टिकुलर कंपनी है जो, ठीक है, पहली बार एयर टैक्सी वो बनाई है और उस कंट्री के द्वारा अप्रूव भी किया गया है। कंपनी का नाम है इहान और एयर टैक्सी का नाम है EH216S, ठीक है, EH216S, ये एयर टैक्सी का नाम है। और ये किस कंपनी द्वारा है? इहांग। इहांग कहाँ की कंपनी है? तो इहांग जो है वो चाइना की कंपनी है। तो चाइना के द्वारा विश्व की पहली एयर टैक्सी जो चाइना की एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा बनाया गया, इहांग के द्वारा, और इहांग कंपनी के द्वारा जो एयर टैक्सी बनाया गया उसका नाम है EH216S। और ये किस कंट्री के द्वारा अप्रूव किया गया है? चाइना। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन। युआन इज आल्सो नोन एज रेनमिनबी। क्लियर? चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, और आपको एक चीज बताते हैं कि चाइना के जो पीएम थे ली केकियांग, रिसेंटली वो पासेस अवे हो चुके हैं। तो चाइना के पीएम अभी कोई है नहीं, चाइना के पीएम ली केकियांग पासेस अवे, है ना। चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है? चाइना के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया और चाइना के बीच में हर साल एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, जो एक तरह का पर्टिकुलर फोर्स मिलिट्री में होता है। तो यानी क्वेश्चन ये था कि किस कंट्री के द्वारा सबसे पहला एयर टैक्सी अप्रूव किया गया है, उस पर्टिकुलर कंट्री की कंपनी के द्वारा एयर टैक्सी बनाया गया है ना, उस कंट्री के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो चाइना के द्वारा विश्व की पहली एयर टैक्सी जो चाइना की एक पर्टिकुलर कंपनी इहांग के द्वारा बनाया गया, उस एयर टैक्सी का नाम है EH216S। और मिनिमम 2 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं और ये 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये एयर टैक्सी चलेगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चाइना की कंपनी इहांग के द्वारा ये एयर टैक्सी बनाया गया है और चाइना कंट्री के द्वारा अप्रूव किया गया है। और उस एयर टैक्सी का नाम है EH216S। चाइना का कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन, और युआन को और एक अदर नाम से जानते हैं रेनमिनबी। चाइना के पीएम ली केकियांग पासेस अवे हो चुके हैं। चाइना के एट प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, और चाइना के पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। और इंडिया और चाइना के बीच में हर साल एक पर्टिकुलर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है और एक्सरसाइज कभी भी चेंज नहीं होता है। कौन सा एक्सरसाइज? हैंड इन हैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि हैंड इन हैंड इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्री, इंडिया एंड चाइना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? ये WHO होगा, ठीक है, WHO। WHO, ठीक है, WHO नहीं है, हु होगा, सॉरी, हु, ठीक है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय WHO। तो यानी WHO का फुल फॉर्म क्या होता है?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब भी समझना होता है। डब्ल्यूएचओ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा बीमारी कौन सी भाई? ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं। तो टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए, जिस भी कंट्री में टीबी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक तरह का स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया। और उसमें एज अ मेंबर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो उनका नाम है सारंग देव। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दो तरीके से क्वेश्चन आएगा कि सारंग देव को किस इंटरनेशनल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टीबी जैसी बीमारी के लिए स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में एज ए मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए एज अ स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के लिए ग्रुप का जो गठन किया गया उसमें एज अ मेंबर किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है? तो सारंग देव। क्लियर? और ये इंडियन स्कूल बिजनेस के ये प्रोफेसर हैं। क्लियर? तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए, जिस भी कंट्री में ये समस्या है उसको रिजॉल्व करने के लिए किस तरह का स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया। और एज ए मेंबर के रूप में सारंग देव को अपॉइंट किया गया, जो इंडियन स्कूल बिजनेस के एज अ अभी, ठीक है, कार्यरत है, एज ए प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। क्लियर? अब यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहा भाई? जिनेवा। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोन। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? इथोपिया। ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहा? ऑप्शन में रहेगा जिनेवा, लुसाने, ज्यूरिक, दावोस, बर्न। आंसर क्या होगा? जिनेवा। और डब्ल्यूएचओ के एट प्रेजेंट प्रमुख अध्यक्ष कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोन। एंड बिलोंग टू कंट्री? इथोपिया। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए ठीक है, एज अ स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप में सारंग देव को अपॉइंट किया गया? तो किस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए? टीबी को, है ना। बट यहां पे क्वेश्चन देखो भाई, क्या लिखा हुआ है? टीबी एक बीमारी है। टीबी को इंडिया में जड़ से समाप्त करने के लिए एक टारगेट फिक्स किया गया है कि 2025 तक इंडिया में टीबी जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर लिया गया। ये टारगेट फिक्स किया गया है। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? जड़ से समाप्त करना। तो कब तक? 2025 तक। किस बीमारी को भाई? टीबी। और किस कंट्री में? इंडिया। तो भारत में, ठीक है, एकदम टारगेट फिट है कि इंडिया हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट द टीबी इन विच ईयर? 2025। यानी 2025 तक टीबी जैसी बीमारी को इंडिया से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना। बट देखो यहां पे, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा टीबी को कब तक जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य, कब तक जड़ से समाप्त करने का जो एक टारगेट ईयर फिक्स किया गया है? 2030 तक। तो एकदम याद कर लो कि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा टीबी जैसी बीमारी के लिए एक तरह का स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बना है। और सबसे मेन चीज, टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए एक तरह का स्ट्रैटेजिक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया गया है। और इसमें एज अ मेंबर हमारे सारंग देव को अपॉइंट किया गया है, जो इंडियन स्कूल बिजनेस के एट प्रेजेंट प्रोफेसर हैं। और सबसे मेन चीज कि डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोन। वो कहां से? इथोपिया। और सबसे मेन चीज, इंडिया में टीबी को जड़ से समाप्त करने का जो टारगेट फिक्स किया गया 2025। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर टीबी को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला, देखो भाई, हु हैज रिसेंटली वॉन द फॉर्मूला 1 मेक्सिको सिटी? जीपी का मतलब क्या होता है?
ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, अब समझना है क्या लिखा हुआ है, मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट 2023। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि पहले ये समझना है कि ग्रैंड प्रिक्स होता क्या है। ठीक है, देखो जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का बहुत सारा इंटरनेशनल, जैसे कोई भी गेम का जो टूर्नामेंट होता है वो दो लेवल पे होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, एक गेम होता है फॉर्मूला वन, स्पोर्ट्स कार रेसिंग टूर्नामेंट, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। जिस कंट्री में फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स कार रेसिंग टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट उस पर्टिकुलर कंट्री उस पर्टिकुलर कंट्री को उस कंट्री के नाम से वो टूर्नामेंट घोषित किया जाता है। तो यानी जिस भी कंट्री में फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स का रेसिंग टूर्नामेंट हुआ उसको हम लोग ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट कहते हैं, और जिस कंट्री में कंडक्ट हुआ वो उस कंट्री के नाम से वो ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जाना जाएगा। जैसे मेक्सिको में हुआ तो मेक्सिको का कैपिटल मेक्सिको सिटी में हुआ, तो यानी मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स। तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जो है वो एक तरह का फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स कार रेसिंग टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, ग्रैंड प्रिक्स होता है। और जिस भी कंट्री में फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स कार रेसिंग टूर्नामेंट हुआ वो उस कंट्री के नाम से वो ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जाना जाता है। तो मैक्सिको में हुआ तो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स या मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। और इस बार मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विनर कौन है भाई, तो वो हमारे हैं मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और आपके न्यूज में भी आता है, ठीक है, कि कौन सा ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट हुआ है। और एक साल में कम से कम 21 से 22 या ठीक है मैक्सिमम 23, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स होता है। कभी कभी 21 होता है, कभी कभी 22 होता है, कभी कभी 23 होता है। और जिस कंट्री में फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स का रेसिंग टूर्नामेंट हुआ वो उस कंट्री के नाम से वो ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जाना जाता है। क्लियर, तो ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट ये फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स का रेसिंग टूर्नामेंट होता है। क्लियर, तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विनर कौन है, मैक्स वर्स्टेपेन। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं भाई, बेल्जियन डच। बेल्जियम यानी बेल्जियम एक कंट्री है, बेल्जियम, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। बेल्जियम इनका बर्थ प्लेस है, बट इनको नागरिकता कहाँ का मिला हुआ है, डच का, जिसको हम लोग बोलते हैं नीदरलैंड। वर्ल्ड में कंट्री है नीदरलैंड, जिसको हम लोग हॉलैंड कहते हैं, जिसको हम लोग डच कहते हैं, वहां के नागरिक को हम लोग डच कहते हैं। तो यानी मैक्स वर्स्टेपेन जो है इनको नागरिकता मिला हुआ है डच का यानी नीदरलैंड का, बट इनका बर्थ प्लेस क्या है, बेल्जियम। जैसे हम लोग नहीं बोलते इंडो अमेरिकन, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है ना, उनका बर्थ प्लेस, कोई भी इंडियन है जिनका बर्थ प्लेस आपको इंडिया में है, बट उनको नागरिकता मिला हुआ है अमेरिका का या कनाडा का या ब्रिटेन का, है ना। तो वैसे ही मैक्स वर्स्टेपेन जो है ये बेल्जियन डच यानी बेल्जियम इनका बर्थ प्लेस, और इनको नागरिकता कहाँ का मिला हुआ है, डच का मिला हुआ है। तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विनर है मैक्स वर्स्टेपेन एंड बिलोंग टू विच कंट्री, बेल्जियन डच। बट ये किस कंपनी का स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, रेड बुल। तो एक बात याद रखना कि ग्रैंड प्रिक्स, जीपी का मतलब ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट, ये एक फार्मूला वन स्पोर्ट्स का रेसिंग टूर्नामेंट है। तो ऑब्वियस है जो भी हमारे फार्मूला वन स्पोर्ट्स का रेसिंग ड्राइवर होंगे, है ना, वो किसी कंपनी का स्पोर्ट्स का चलाएंगे। तो मैक्स वर्स्टेपेन जो है वो एक फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर है और वो किसी कंपनी का स्पोर्ट्स का चाहता है। वो किस कंपनी का स्पोर्ट्स का, रेड बुल। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम डच। उन्होंने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है, मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स यानी मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स। तो चार क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स या मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विनर मैक्स वर्स्टेपेन बिलोंग टू विच कंट्री, बेल्जियम डच, आर रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स, फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर, एंड वो किस कंपनी का स्पोर्ट्स का, रेड बुल। क्लियर, बट यहां पे क्वेश्चन, ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कौन करती है, ठीक है। मैंने एक तरीका बताया हुआ है, हर बार क्लास में बताया हुआ है कि कोई भी गेम का टूर्नामेंट दो लेवल पे होता है। तो यानी फॉर्मूला वन स्पोर्ट्स का रेसिंग टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ग्रैंड प्रिक्स, और ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट को भी ऑर्गेनाइज करने वाली एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एफआईए। एफआईए का फुल फॉर्म क्या होगा, एफ का मतलब हो गया फेडरेशन, आई का मतलब इंटरनेशनल, ए का मतलब ऑटोमोबाइल। तो या तो बोलो फेडरेशन
of International Automobile, या is also known as International Automobile Federation. तो FIA का हेडक्वार्टर कहां है भाई? फ्रांस में है, कैपिटल पेरिस, और FIA के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन सुलेम, और ये कहां से? यूएई से। तो एक बार रिकॉल करते हैं, मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विनर है मैक्स वर्स्टेपेन। किस कंट्री से? बेल्जियम डच। किस, ठीक है, वो किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर। वो किस कंपनी का स्पोर्ट्स का चलाते हैं? रेड बुल। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है? FIA। FIA का फुल फॉर्म क्या होता है? F का मतलब फेडरेशन, I का मतलब इंटरनेशनल, A का मतलब ऑटोमोबाइल, इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। और FIA का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, और FIA के अध्यक्ष प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सुलेम, एंड बिलोंग टू विच कंट्री? यूएई। क्लियर? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, विच कंट्रीज विथ इंडिया साइन एन MOU? MOU एक तरह का अग्रीमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग एजुकेशनल कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो इसका आंसर है यूएई। तो क्वेश्चन समझना है, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ दो तरीके से अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अपने संबंधों को मजबूत करती है, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप और डेवलप करती है ना? चाहे वो एक एज अ इंडिविजुअली, और चाहे वो किसी ग्रुप का हिस्सा होकर, है ना, ग्रुप का मेंबर होकर, है कि नहीं? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए, और शिक्षा में नए नए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए, और नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए, नए नए सिलेबस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा वैश्विक स्तर पर, ठीक है, इसको प्रमोट कर सके, और नए नए सिलेबस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और नए नए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप और डेवलप करने के लिए एक तरह का MOU साइन किया है? तो वो कंट्री कौन? यूएई। और यूएई का कैपिटल अबू धाबी, और करेंसी दिरहम। और यूएई के प्रिंस बोलो या प्रेसिडेंट बोलो, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। और इंडिया एंड यूएई के बीच में टोटल 2 एक्सरसाइज। पहला डेजर्ट ईगल एयरफोर्स, और दूसरा जायद तलवार नेवल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप और डेवलप करने के लिए, और नए नए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड सबसे मेन चीज, ठीक है, आपको नए नए सिलेबस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा करने के लिए, और उस पर्टिकुलर एरियाज में अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप और डेवलप करने के लिए किस कंट्री के साथ MOU साइन किया भाई? यूएई के साथ। एंड यूएई का कैपिटल, यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरात, जिसका कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम। और यूएई में गल्फ कंट्रीज में, ठीक है, जो सुल्तान होते हैं, प्रिंस होते हैं, राजा होते हैं, वो इक्विवेलेंट एज ए PM और एज ए प्रेसिडेंट होते हैं। तो यूएई के एट प्रेजेंट प्रिंस कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। और इंडिया और यूएई के बीच में हर साल 2 स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है, जिसका नाम है डेजर्ट ईगल एयरफोर्स में, और जायद तलवार नेवल में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्रीज इंडिया हैज गिवन द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26
राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। तो यानी किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक तरह का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ इंटेंट एग्रीमेंट साइन किया है, और उस कंट्री का एक बहुत ही बहुत ही फेमस लड़ाकू विमान राफेल, जो एक तरह का फाइटर एयरक्राफ्ट है, और 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए और उसको भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ, या किस कंट्री ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, जो एज अ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए, उसको भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए ये एक तरह का, ठीक है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, और वो कंट्री है फ्रांस। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि which countries India has given the letter of request from the procurement of 26 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना में किस कंट्री के लड़ाकू विमान को और कितने लड़ाकू विमान को, ठीक है, शामिल किया जाएगा, और उसको परचेज करने के लिए ठीक है, इंडिया के साथ एक तरह का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या लेटर ऑफ इंटेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, और वो कंट्री है फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, कहीं कहीं फ्रैंक, इसका दो करेंसी, फ्रांस करेंसी यूरो स्लैश फ्रैंक। फ्रांस के पीएम एलिजाबेथ बॉर्न, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली, इंडिया और फ्रांस के बीच में टोटल 5 एक्सरसाइज। पहला गरुड़ा एयरफोर्स, दूसरा कोनकन नेवल, तीसरा, सॉरी कोनकन नहीं होगा, गरुड़ा वरुणा, तीसरा शक्ति आर्मी, चौथा डेजर्ट नाइट एयरफोर्स, और पांचवा फ्रिंजेक्स मिलिट्री में। तो देखो भाई, फ्रांस कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो स्लैश फ्रैंक, फ्रांस के पीएम एलिजाबेथ बॉर्न और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, और इंडिया और फ्रांस के बीच में टोटल कितने एक्सरसाइज होते हैं? 5। कौन कौन? गरुड़ा एयरफोर्स में, शक्ति आर्मी में, वरुणा नेवल में, डेजर्ट नाइट एयरफोर्स में, और फ्रिंजेक्स मिलिट्री में। और इंडिया ने किस कंट्री के साथ, वहां की उस पर्टिकुलर कंट्री की एक फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है राफेल, और वो 26 राफेल मरीन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को परचेज करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट साइन किया गया है। और ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ डील साइन किया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी स्टेट्स सेलिब्रेटेड फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर 2023? तो यानी सबसे मेन चीज, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न अभी थोड़ा चेंज हुआ। 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं हमारे इंडिया में, टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28। और टोटल कितने यूटी हैं? 8। तो स्टेट का फॉर्मेशन डे, स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट डे पूछता है ना, पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1 नवंबर को कितने स्टेट का स्थापना दिवस है जो पर्टिकुलर साल में हुआ है। तो यानी 1 नवंबर को कितने स्टेट का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7। कौन कौन भाई? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, एमपी, हरियाणा और पंजाब। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी 1 नवंबर को
7 स्टेट यानी 7 राज्य की स्थापना हुई है पर्टिकुलर साल में। अब देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 1956, कर्नाटका 1 नवंबर 1966, केरला 1 नवंबर 1956, एमपी 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 2000 और पंजाब 1 नवंबर 1966। तो देख लो भाई यहाँ पे, ठीक है, कि 1 नवंबर को, ठीक है, कितने स्टेट का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 7। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, एमपी, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। ये 7 स्टेट का स्थापना दिवस पर्टिकुलर डेट 1 नवंबर को है। आंध्र प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 1956, कर्नाटका का 1 नवंबर 1966, केरला का 1956, एमपी का 1956, हरियाणा का 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को हुआ है, और पंजाब का 1 नवंबर 1966। क्लियर? एकदम एकदम डाटा पूरा क्लियर है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। Who among the following won the second Rohini Nayar Prize 2023 for work on empowering tribal women in Bastar, छत्तीसगढ़? तो देखो भाई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। रोहिणी नायर जो है ना, ये बहुत ही इंडिया की रिनाउंड एक एक्टिविस्ट है, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट है। और सबसे मेन चीज, ठीक है, रोहिणी नायर के नाम पर ये अवार्ड किसी भी व्यक्ति विशेष को जो सामाजिक और मानव कल्याण के क्षेत्र में जो काम करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो यानी छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, बस्तर क्षेत्र में रोहिणी नायर ने, ठीक है, आदिवासी महिलाओं के सामाजिक और, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण में क्षेत्र में काफी 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 भागीदारी की है, काफी उस चीज को एम्फेसाइज किया, फोकस किया, और उस क्षेत्र में आदिवासी जो महिला होती हैं उनका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर काफी काफी बेहतर किया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, उनको समाज में एक, ठीक है, एक पॉजिटिव तरीके से लोगों का देखने का जो नजरिया होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, वो नजरिया चेंज किया है। और आदिवासी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक जो उनका स्तर है, जो लेवल है, वो, ठीक है, वो बढ़ सके। और सबसे मेन चीज जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो रोजगार जो उनको नहीं मिल पाए, और जीवन यापन वो बेहतर कर सके, और रोजगार के जो समुचित अवसर है उनको मिल सके। इस क्षेत्र में रोहिणी नायर ने काफी काम किया है, और रोहिणी नायर के नाम पर, ठीक है, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड रखा गया है, रोहिणी नायर प्राइज 2023 फॉर वर्क ऑन एम्पावर। एम्पावर मतलब सशक्त करना। तो वैसे व्यक्ति विशेष जो इंडिया से बिलोंग करने वाले कोई भी व्यक्ति विशेष जो मानव कल्याण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, तो उस व्यक्ति विशेष को रोहिणी नायर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। और वो किसको सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत को। और दीनानाथ राजपूत को बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने इस पर्टिकुलर एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इन्होंने काफी काम किया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसके योगदान और उपलब्धि के लिए उनको सम्मानित किया गया दीनानाथ राजपूत को। और ये कौन से अवार्ड से? रोहिणी नायर प्राइज से सम्मानित किया गया है ना। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द सेकंड रोहिणी नायर प्राइज 2023 फॉर वर्क ऑन एम्पावरिंग ट्राइबल वुमेन इन बस्तर, छत्तीसगढ़? ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है भाई? भूपेश बाघेल। गवर्नर बीबी हरिचंद्रन। क्लियर? और छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन नंबर अगला, which country helped fund India's hunger project and helped strengthen women leader to protect environment and food security? उत्तराखंड। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है, किस कंट्री ने अभी इंडिया में भुखमरी की समस्या, ठीक है, भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, कुछ, ठीक है, एंड हेल्प स्ट्रेंथन विमेन लीडर, तो यानी विमेन्स लीडर को, महिलाओं जो महिला नेता है उनके नेतृत्व में, ठीक है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और फूड सिक्योरिटी यानी फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा जो उत्तराखंड में है,
तो यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने के लिए, और सबसे मेन चीज भूखमरी की समस्याओं को दूर करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, और कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए किस कंट्री ने इंडिया में पर्टिकुलर हंगर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, एज अ कुछ फंड, राशि, कुछ अमाउंट राशि के रूप में, ठीक है, राशि या अमाउंट के रूप में उसको उसको उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मदद कर रहा है। और वो कंट्री कौन है भाई? तो वो कंट्री है नॉर्वे। तो यानी नॉर्वे के द्वारा इंडिया में पर्टिकुलर हंगर प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, यानी हंगर प्रोजेक्ट जैसी समस्या जो है, जो भूखमरी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा की जो समस्या है, उसको दूर करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, और वहाँ, ठीक है, उत्तराखंड में जो समस्या है, और उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट में जो समस्या है, और जो महिला नेतृत्व के महिला जो नेता हैं उनके नेतृत्व में इस तरह की चीज़ों का आकलन हो रहा है, ठीक है, देखरेख हो रहा है, और इस चीज़ को वो इवेलुएट कर रही है, मॉनिटर कर रही है, और उस चीज़ को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए किस कंट्री ने हेल्प किया है? तो वो कंट्री है नॉर्वे। और नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो, और करेंसी क्रोन, और नॉर्वे के पीएम जोनस गार स्टोर, और नॉर्वे के पार्लियामेंट का नाम स्टॉर्टिंग। ठीक है, तो एकदम क्वेश्चन समझना है कि नॉर्वे के द्वारा इंडिया में पर्टिकुलर हंगर प्रोजेक्ट एंड सहायता करने के लिए टू हेल्प स्ट्रेंथन वुमेन, ठीक है, जो लीडर हैं उनको, जो महिला नेता हैं उनके नेतृत्व में इस तरह की चीजों की रक्षा करने के लिए, यानी कौन सी समस्या है? एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए, भूखमरी की समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, कुपोषण की समस्या को रिजॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कंट्री ने इंडिया में पर्टिकुलर हंगर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ पैसा, कुछ राशि, कुछ अमाउंट दिया है, एज ए मदद कर रहा है। वो कंट्री है नॉर्वे। कैपिटल ऑस्लो, करेंसी क्रोन, नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोर, एंड नॉर्वे के पार्लियामेंट का नाम स्टॉर्टिंग। क्लियर? अगला देखो भाई, मेरा हाउ चोंगबा ये एक फेस्टिवल है, ठीक है, ये एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है। ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर। तो यानी किस स्टेट के द्वारा मेरा हाउ चोंगबा एक फेस्टिवल, जो कि कल्चरल फेस्टिवल है, ये डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया, उस पर्टिकुलर स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा? मणिपुर। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनुसुईया युकई। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरा हाउ चोंगबा जो एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है, ये किस स्टेट के द्वारा डिक्लेयर, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाएगा? मणिपुर। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया युकई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज चोजन फॉर केरला ज्योति अवार्ड 2023 बाय केरला गवर्नमेंट? तो यानी केरला गवर्नमेंट के द्वारा, एक चीज याद रखना, किसी भी कंट्री का अपना सर्वोच्च सम्मान होता है, बट किसी स्टेट का भी अपना, उस स्टेट से बिलोंग करने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनके योगदान उपलब्धि के लिए भी सम्मानित किया जाता है। तो अपने स्टेट का भी सम्मान होता है, जैसे बिहार का केसरी सम्मान है ना। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा केरला का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है केरला ज्योति अवार्ड, और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? टी पद्मनाभन। और ये एक मलयालम राइटर है, ठीक है। तो इनको केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा केरला ज्योति अवार्ड, जो उस पर्टिकुलर स्टेट का एक सर्वोच्च सम्मान है, और सबसे मेन चीज कि मलयालम जो एक लैंग्वेज है, साहित्य के क्षेत्र में उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान उपलब्धि के लिए टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया है। और ये एक मलयालम राइटर है, लिटरेचर है, स्कॉलर है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। और उनको कौन सा अवार्ड है भाई? केरला ज्योति अवार्ड। किस स्टेट गवर्नमेंट का? केरला गवर्नमेंट। केरला के सीएम कौन है भाई? पी विजयन, पिनरई विजयन। और केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर? तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, 10 क्वेश्चन, जो आप लोगों को सेशन खत्म होने के बाद सुमित सर के थ्रू आप लोगों को पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। और किसी भी तरह की क्वेरी है, और सबसे मेन चीज, लाइव सेशन में कभी कभी ना जो कमेंट होता है वो नहीं देख पाते, नहीं मतलब उस चीज को, ठीक है, उस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो
आफ्टर छठ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी ठीक है सॉर्ट आउट होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो जब भी ऑनलाइन क्लासेस होंगे, जो भी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन का होगा, जो भी कमेंट होगा, जो भी क्वेश्चंस पूछना होगा वो आप पूछ सकते हैं, और वहाँ पे देखकर फिर हम लोग उस चीज़ को आंसर कर सकें। बट अभी ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, ठीक है, तो इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल सकेंगी। और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपको कराया जाए, ठीक है, और पर्टिकुलर टॉपिक भी कराया जाए, विथ स्टैटिक्स टॉपिक्स भी, और विथ स्टैटिक्स का क्वेश्चंस भी, टॉपिक्स विथ स्टैटिक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कराया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में इसी 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन से कई कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी बताना पड़ता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 10-10 क्वेश्चन का हम लोग सेशन रखेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, अगले और विथ नए फ्रेश क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।